मैं विभा मिश्रा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला से कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार कंज्यूमर राइट्स। अर्थशास्त्र की बुक में विषय सामग्री के अंतर्गत आज हम अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार जो अंतिम अध्याय इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं। एक बाजार जो होता है, बाजार में क्रेता एवं विक्रेता दोनों होते हैं, उनके मध्य लेन देन की क्रिया संपादित होती है। तो जो क्रेता होते हैं वही कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता को यदि हम परिभाषित करें तो हर वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग या उपभोग करता है उपभोक्ता कहलाता है। हम स्वयं भी एक उपभोक्ता है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं सुबह से लेकर रात तक बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। उपभोक्ता जो होता है वस्तुओं का उपभोग करता है और सेवाओं का उपभोग भी करता है, जैसे टैक्सी का उपभोग करना, अध्यापक, डॉक्टर, वकील से सेवाएं लेना, तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। यह क्रेता भी होता है। एक दूसरा पक्ष होता है जो विक्रेता, उसे हम उत्पादक भी कह सकते हैं, क्योंकि उत्पादक वस्तुओं को बेचने का कार्य भी करते हैं। तो उत्पादक या विक्रेता वे होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं को बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध कराते हैं। उत्पादक या विक्रेता का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो बाजार में ये जो पहला चित्र बना हुआ है ये क्रय करने वाले उपभोक्ता हैं, ये विक्रय करने वाले उत्पादक या विक्रेता हैं, और तीसरे चित्र में ये बाजार है, यहाँ लेन देन की क्रियाएं संपादित हो रही हैं। तो बाजार में यदि उपभोक्ता के द्वारा कुछ ऐसी वस्तुएं क्रय कर ली जाती हैं जिनसे कि वह अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि बाजार में कभी कभी उपभोक्ता के साथ ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं जिससे कि वह ठगा जाता है। यानी जिस प्रकार से एक साहूकार से यदि व्यक्ति ने कर्ज लिया है तो कर्जदार पर तो जो कर्जदार होता है उस पर तरह तरह के दबाव बनाता है साहूकार, उन्हें उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि उपभोक्ता के द्वारा बाजार में छल हुआ है, नकली वस्तु लेना या मापतोल में गड़बड़ी होना या शुद्धता में कमी होना, तब उपभोक्ता के मन और स्वास्थ्य दोनों के लिए वो हानिकारक होता है, यानी उपभोक्ता का शोषण होता है। ऐसे में उपभोक्ता अपने आप को स्वयं को कमजोर पाता है। तब ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता होती है। तो आज का हमारा यही चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता जागरूकता, अभी अपन ने जो चर्चा की थी, यदि उपभोक्ता छला जा रहा है तो उसके साथ छल ना हो, तो इसके लिए उपभोक्ता को जागरूक रहने की आवश्यकता है। जागो ग्राहक जागो, यानी उपभोक्ता को अपने आप में इतना सतर्क रहना है, ऐसे नियमों आदि की जानकारी जानना आवश्यक है जिससे कि वह बाजार में ठगा ना जाए। तो उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता का अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने से है। जैसे यदि कोई व्यापारी कम तौल कर देता है तो उपभोक्ता को सजग रहकर माल को पुनः तुलवा कर पूरा माल लेना चाहिए। तो जब वह माल को पुनः तुलवा रहा है तो यानी उसके जागरूक होने से है। तो उपभोक्ता को जागरूक रहना आवश्यक है। उपभोक्ता जागरूकता से आशय यही है कि उपभोक्ता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना है। वो सारे नियमों विनियमों की जानकारी उसे होना चाहिए जिससे कि बाजार में एक अच्छा उपभोक्ता बन जाए, जागरूक उपभोक्ता बन जाए। उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता के कुछ अधिकार भी होते हैं। तो उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत और पॉइंट वाइज भी हम देखेंगे। तो यहाँ उपभोक्ता अधिकार से क्या आशय है, यानी उन उत्पादों और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार जो उपभोक्ताओं के जीवन तथा संपत्ति को हानि पहुंचा सकते हैं। यदि उपभोक्ता ने कुछ उत्पाद या सेवाओं को उपभोग किया है तो उसके द्वारा उसे सुरक्षा नहीं मिल रही, उसके जीवन और संपत्ति को हानि हो रही है। जैसे उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में, मात्रा के संबंध में, प्रभाव, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में, इन सब के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। तो जानने का अधिकार उसे होना चाहिए। क्यों? जिससे कि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके। तो उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता जागरूकता के अंतर्गत उपभोक्ता को अपने अधिकार के बारे में जानकारी होना चाहिए जिससे कि वह जागरूक हो। इसके अलावा कुछ आवश्यक बातें भी हमें देखनी होंगी इससे संबंधित, जैसे बाजार में जो उपभोक्ता होते हैं उनका शोषण किस प्रकार होता है, उपभोक्ताओं को शोषण क्यों होता है, उपभोक्ताओं को जागरूक रहने की आवश्यकता क्यों है। तो ये विभिन्न बिंदु हैं। जैसे पहला है उत्पादक तथा विक्रेता
किस प्रकार से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट बहुत सरल हैं जो कि हमारे जीवन में हम देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं। तो ये सारे पॉइंट का डिटेल भी आप मन से लिख सकते हो, जैसे ऊंची कीमतें वसूल करना, घटिया किस्म की वस्तुएं देकर, मिलावट एवं अशुद्धता के द्वारा, गलत एवं अधूरी जानकारी देकर, बाजार एवं जमाखोरी द्वारा, मापतोल में गड़बड़ी द्वारा, दुर्व्यवहार एवं अनावश्यक शर्तें। कभी कभी जैसे सफेद चावल में सफेद कंकड़ मिला देते हैं, मिलावट कर देते हैं, या जो किस्म की वस्तु हमको बताई जा रही है उससे नीचे किस्म की वस्तुएं, अनावश्यक कीमतें बढ़ाकर दे दी जाती है जबकि वही चीज दूसरी दुकान में कम कीमत पर मिल रही है। प्रिंट रेट नहीं लिखा होता है और वो अनावश्यक हमसे ज्यादा कीमत वसूल लेते हैं। वस्तुओं का अनावश्यक स्टॉक कर लेते हैं और जब उसकी मांग अधिक होती है तो कीमतें बढ़ा कर देते हैं। मापतोल में भी गड़बड़ी करते हैं, जैसे तराजू में बांट की जगह पत्थर रखते हैं, या तराजू के पलड़े में नीचे चुंबक लगा देते हैं यदि वो हमसे कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो। फिर दुर्व्यवहार एवं अनावश्यक शर्तें, कभी कभी अनावश्यक शर्तें रख देते हैं जिसके लोभ में आकर हम ले लेते हैं और हमारा शोषण होता है। तो ये सारे उपभोक्ता ऐसे कारण हैं जिससे कि इस प्रकार से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उपभोक्ता को शोषण क्यों होता है ये हम जानेंगे, यानी हम शोषित क्यों होते हैं। इन सब कारणों से हम शोषित हो जाते हैं। जैसे अज्ञानता के कारण, हमें उस वस्तु के बारे में जानकारी ही नहीं होती है कि वास्तव में ये वस्तु कितने की है, कैसी है, और हम उसको भूलवश ले लेते हैं अज्ञानी के तौर पर। अज्ञान होने के कारण उसके बारे में हमको ज्ञान नहीं होता है, उसके बारे में हमको सीमित जानकारी होती, विस्तृत जानकारी नहीं होती। फिर एकाधिकार की स्थिति में भी हमारा शोषण हो जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका कि बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है, तब हम मजबूरीवश उस वस्तु को लेते हैं, और वो जो जिसका एकाधिकार होता है वह अनावश्यक ऊंची कीमतों पर या वस्तु की गुणवत्ता में कमी करके इस प्रकार से हमें लेने के लिए वो मजबूर होता है और हमारा शोषण हो जाता है। कभी कभी हम बाजार में उदासीन होते हैं, यानी हम स्वयं जानना नहीं चाहते कि क्या करना, जैसी वस्तु है हम ले लें और हमारा शोषण हो जाता है। टेली मार्केटिंग, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, तो टेली मार्केटिंग के अंतर्गत हम जो ऑनलाइन वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। कभी कभी जो वस्तु हम पसंद करते हैं वो वस्तु वास्तव में वैसी नहीं पाते, या वास्तव में जो उसकी कीमत होती है उतनी नहीं होती है। तो इस प्रकार से टेली मार्केटिंग में भी उपभोक्ता का शोषण होता है। आकर्षक एवं भ्रामक विज्ञापन, जब वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं तो इतनी आकर्षक बताते हैं कि हम लालच में आकर वो वस्तु ले लेते हैं, या उसका जो विज्ञापन होता है वो बहुत ही रोचक तरीके से बताते हैं कि वास्तव में वो वस्तु ऐसी है कि हम उसका उपभोग करके हमें भी ऐसा ही लाभ मिलेगा, और वास्तव में वो चीज ऐसी होती नहीं है, तब हमारा शोषण हो जाता है। अशिक्षा, हम शिक्षित नहीं होते हैं, उसके बारे में हमको जान ही नहीं पाते जो हमें जानना चाहिए। तो ये ऐसी बातें हैं जिनके कारण उपभोक्ताओं का शोषण होता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि उपभोक्ता को जागरूक रहने की आवश्यकता क्यों है। तो ये विभिन्न पॉइंट हैं, इन पॉइंट का डिटेल भी हमें लिखना होगा कि जैसे स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए समाज में जो भी क्रेता विक्रेता या बाजार हैं वो एक दूसरे से छले ना जाएं, या जो भी नियम बनाए हैं उन नियमों का उपयोग करें, और एक स्वस्थ समाज जहां किसी भी प्रकार की बेईमानी ना हो, धोखेबाजी ना हो, ऐसा समाज हमें निर्माण करने के लिए उपभोक्ता को जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। उपभोक्ताओं के शोषण से बचाने के लिए कोई उपभोक्ता शोषित ना हो। सब उपभोक्ता या उत्पादकों के द्वारा जो शोषण हो रहा है उपभोक्ताओं का, उन उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए भी हमें जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। उपभोक्ताओं को अधिकतम संतोष पाने के लिए वास्तव में उपभोक्ता जिस वस्तु की जितनी कीमत दे रहे हैं उससे उन्हें उतना अधिक से अधिक संतोष मिले। ऐसा ना हो कि वो जो कीमत दे रहे हैं और जो संतोष उनको मिलना चाहिए वो ना मिले। तो अधिकतम संतोष पाने के लिए भी उपभोक्ता को जागरूक रहने की आवश्यकता है। समस्याओं के समाधान की जानकारी, सरकार ने विभिन्न कानून बनाए हैं, एक्ट बनाया है, उसका उपयोग जो है उपभोक्ता करे। यदि उसका शोषण हो रहा है तो उसके सामने जो भी समस्या, और जब भी हम समस्या का समाधान करें तो एक अकेला उपभोक्ता उस तरीके से कार्य नहीं कर सकता जैसा होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न लोग मिलकर शिकायत करें और फिर उस समस्याओं के समाधान की जानकारी कैसे होना है वो होना चाहिए। अब उपभोक्ताओं के द्वारा समय समय पर उपभोक्ता आंदोलन भी चलाए जाने चाहिए और चलाए भी जा रहे हैं।
भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म उपभोक्ताओं के साथ होने वाले अनैतिक और अनुचित व्यावसायिक कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ 1960 के दशक में हुआ। 1960 में जब उपभोक्ताओं के द्वारा जो अत्यधिक छल या शोषण या अनैतिक व्यवहार हुआ, तो उसके बाद ही उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ। उपभोक्ताओं ने अपनी ओर से आंदोलन करना प्रारंभ किया, प्रारंभ में सबसे पहले 1960 में, और धीरे धीरे ये आंदोलन जो विस्तृत रूप लेता जा रहा है। ये संस्थाएं जो उपभोक्ता आंदोलन के अंतर्गत उपभोक्ता क्लब बनाए जा रहे हैं, स्कूलों में भी उपभोक्ता क्लब बनाए गए हैं। तो इनका उद्देश्य ये होता है कि उपभोक्ताओं को जागरूक करें, ताकि उनके साथ होने वाले कुछ अनैतिक या अनुचित कार्य या शोषण से संबंधित जो गतिविधियां या कार्य हो रहे हैं, उनसे उनको जागरूक रहना है, और कैसे उनसे बचा जा सके इनके बारे में उनको जागरूक करना होता है। उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना दुनिया भर के उपभोक्ताओं को कंज्यूमर राइट्स या उपभोक्ता अधिकार के प्रति जागरूक और सजग बनाने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसकी स्थापना हुई और इसके कई सदस्य देश हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को वो अधिकार देता है जो उन्हें किसी तरह के जालसाजी या धोखाधड़ी से बचा सके। इसके अंतर्गत यानी उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिए गए हैं, उससे उपभोक्ताओं को वो अधिकार उनको प्राप्त हैं। कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। ये उपभोक्ताओं को वो अधिकार देता है जिससे कि किसी प्रकार की उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। ये त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र है, ये यानी 3 स्तर पर ये कार्य करता है, जैसे जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। अब जिला स्तर पर जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो भी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं जो जिला स्तर पर कार्य कर रही हैं, उनके द्वारा जो धोखाधड़ी या जालसाजी के जो मामले हैं या उपभोक्ता के द्वारा जो छल हुआ है, उसके अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का मुआवजे के लिए या इतनी राशि तक की धोखाधड़ी के लिए जिला स्तर पर कार्य करती है ये संस्था। यानी इतने रुपए तक की यदि जालसाजी हुई है, धोखाधड़ी हुई है या मुआवजे के लिए उन्होंने क्लेम किया है, तो इसके लिए जिला स्तर पर जो संस्था है वो कार्य करती है। और यदि 20 लाख से ऊपर की राशि की यदि धोखाधड़ी हुई है, इससे ऊपर का यदि मुआवजे के लिए यदि उपभोक्ता जाता है, तो वो राज्य स्तर पर उसे जाना होगा। राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़, इससे भी ऊंची यदि 1 करोड़ से ऊपर की यदि धोखाधड़ी हुई है, तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है। इस प्रकार से त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र है जो उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने का कार्य करता है। ये तंत्र वो सारे कार्य करता है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 1986 के अंतर्गत विभिन्न नियम होते हैं, उसके अंतर्गत उन्हें उपभोक्ताओं को जो भी अधिकार मिलना चाहिए उसके विरुद्ध जो है वो न्याय उनको दिलाता है। कुछ उपभोक्ता के अधिकार हैं जिनके बारे में भी हमें जानना होगा, यानी एक उपभोक्ता कैसा होना चाहिए, उसके अधिकार उसे क्या मिलने चाहिए। जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनाव का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो ये सारे उपभोक्ता के अधिकार हैं जो जिनके बारे में उपभोक्ता को पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है और उन अधिकारों का वो पूरा प्रयोग करे। बाजार में उपभोक्ता को सुरक्षा मिलनी चाहिए। किसी प्रकार का वो यदि वस्तु का लेन देन कर रहा है तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा जो है वो होना चाहिए। यदि सुरक्षा का अधिकार उसके पास है तो वो स्वतंत्र रूप से बाजार में अपनी वस्तुओं को क्रय कर सकता है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत विभाग से संबंधित जो भी सूचना है, जो भी जानकारी यदि उपभोक्ता प्राप्त करना चाहता है, तो इस एक्ट के अंतर्गत निर्धारित समय में उसे पूरी सूचना जो है उसे प्राप्त हो जाती है। तो इस अधिकार का प्रयोग भी उपभोक्ता को करना चाहिए, अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता से वस्तु का चुनाव कर सकता है। सुनवाई का अधिकार, उसे सुनवाई का भी अधिकार प्राप्त है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये विभिन्न अधिकार हैं जो उपभोक्ता को प्राप्त हैं। अब हम देखेंगे इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो बुक में बहुत ही अच्छी कहानी के रूप में बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे अब उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कैसी प्रक्रिया है, कहाँ जाना चाहिए, किस प्रकार से। अब पहले चित्र में दिखाया गया है कि अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस जाता है
प्रकाश की बेटी कहीं बाहर है, पढ़ती है, उसके लिए उसको मनी ऑर्डर भेजना है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो ये प्रकाश जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर करने के लिए। अब प्रकाश को यह पता चला कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले। यहाँ से तो उसने पोस्ट ऑफिस में दे दिए पैसे, मनी ऑर्डर कर दिया, लेकिन वहां उसकी बेटी को मनी ऑर्डर नहीं मिला। प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की कि मनी ऑर्डर उसको प्राप्त नहीं हुआ। ये चर्चा की जा रही है पोस्ट ऑफिस में कि उससे मनी ऑर्डर तो प्राप्त नहीं हुआ। अब पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वो संतुष्ट नहीं हुआ कि उसको मनी ऑर्डर आखिर क्यों नहीं मिला। वो अपने आप में संतुष्ट नहीं है कि उसने जो पोस्ट ऑफिस में पूछताछ की वो सही तरीके से उसको संतुष्ट नहीं कर पाई। वह बहुत परेशान है। प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाता है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद है जो वहां क्षेत्र में स्थित है, वहां जाता है वो सलाह लेने के लिए शिकायत केंद्र में। प्रकाश तब एक नजदीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं। यहाँ उसने पूछताछ की कि किस प्रकार से क्या करना। अब ये मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और अदालत के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं। अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है, जिसके द्वारा मनी ऑर्डर नहीं मिला उसको नोटिस भेजेगी। वे अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। यहाँ प्रकाश है, ये जज हैं। अब मुकदमे पर बहस हो रही है। अदालत के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष तथा दूसरे पक्ष दोनों की दलीलें सुनते हैं। जज अदालत का फैसला सुनाते हैं। तो यहाँ हमने ये देखा कि एक उपभोक्ता किसी भी प्रकार से यदि संतुष्ट नहीं है, चाहे वो वस्तुओं का क्रय कर रहा है, चाहे सेवा दे रहा है, यदि वो संतुष्ट नहीं है तो वो क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर पूछताछ करके वह उपभोक्ता फोरम या जो भी उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं वहां जाकर वो अपना मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। वस्तुओं का मानकीकरण। वस्तुओं का मानकीकरण क्या कहलाता है? तो उपभोक्ता के द्वारा जब वस्तुओं का क्रय किया जाता है उसके लिए वस्तुओं का मानकीकरण जो है बहुत ही अत्यंत अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मानकीकरण से क्या आशय है? तो वस्तुओं का मानकीकरण श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुओं को सरकार द्वारा गठित संस्थाओं द्वारा प्रमाणीकरण करना ही वस्तुओं का मानकीकरण कहलाता है। सरकार के द्वारा कुछ संस्थाएं गठित की जाती हैं जो वस्तुओं की गुणवत्ता को परखती हैं और परखने के बाद उनका वो प्रमाणीकरण कर देती हैं कि हाँ भाई ये इस वस्तु को हमने परखा है, हमने देखा है, ये वस्तु बहुत अच्छी है। तो वे प्रमाणीकरण कर देती है कि उस बात का प्रमाण देती है कि ये वो संस्था के द्वारा उस वस्तुओं को चेक किया गया है। इससे उपभोक्ता को उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं को पहचानने में सुविधा होती है। अब सरकार के द्वारा गठित संस्था ने उसका मानकीकरण कर दिया, प्रमाणीकरण दे दिया, तो हम उसको आंख बंद करके वो वस्तु ले लेते हैं। विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण कैसे होते हैं? अब वस्तुओं के मानकीकरण के अंतर्गत अपन ने यही देखा कि सरकार द्वारा गठित संस्थाएं जो होती है उपभोक्ताओं को प्रमाणित करती हैं, वस्तुओं को प्रमाणित करती हैं और उसके बाद उसका मानकीकरण करती हैं। यानी सरकार के द्वारा विशेष चिन्ह दिए जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि इनकी जांच जो है वो सरकार के द्वारा कर ली गई है। विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण जैसे कृषि उत्पादों के लिए एग मार्क चिन्ह के द्वारा मानकीकरण किया जाता है। यहाँ प्रमाणीकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा एक चिन्ह दे दिया जाता है। उस चिन्ह को देखकर ही हम समझ जाते हैं कि ये वस्तु जो है वो सरकार के द्वारा प्रमाणित है। अब जो कृषि उत्पाद होते हैं, कृषि क्षेत्र में जो भी उत्पादन है उसके लिए मानकीकरण के अंतर्गत एग मार्क का चिन्ह दिया जाता है। इसी प्रकार से औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुएं जो होती है उसके लिए उपभोक्ता वस्तु यानी जिनको कि उपभोक्ता सीधे उपभोग करता है। कुछ औद्योगिक वस्तुएं भी होती हैं, मशीन आदि। तो औद्योगिक वस्तुओं के अंतर्गत ISI चिन्ह के द्वारा मानकीकरण किया जाता है। उपभोक्ता व औद्योगिक वस्तुओं को यदि सरकार की संस्था ने प्रमाणित किया है तो उनके लिए वो ISI चिन्ह मानकीकरण के रूप में उनको देते हैं। इसी प्रकार से ऊन एवं ऊनी वस्त्रों की गुणवत्ता के लिए वूल मार्क चिन्ह के द्वारा मानकीकरण किया जाता है। इस प्रकार के वस्त्रों को परखा जाता है और फिर उसके प्रमाणीकरण के लिए मानक चिन्ह जो दिया जाता है उसे हम कहते हैं वूल मार्क चिन्ह। इसी प्रकार से स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क चिन्ह द्वारा मानकीकरण किया जाता है। यदि हम हॉलमार्क का चिन्ह देखते हैं स्वर्ण आभूषणों पर तो वहां हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा गठित संस्था ने उसकी गुणवत्ता की पहचान कर ली है। तो कुछ चिन्ह जो होते हैं वो वस्तुओं के मानकीकरण के अंतर्गत होते हैं। ये चिन्ह है जैसे ISI का मार्का का ये चिन्ह होता है। इस चिन्ह को औद्योगिक उत्पादक
या उपभोक्ता वस्तुओं पर हम ये चिन्ह देखते हैं, ये चिन्ह देखा हमने तो हम जान जाते हैं कि सरकार के द्वारा गठित संस्था ने इस वस्तु को प्रमाणित किया है। इसी प्रकार से एग मार्क की जैसे हमने चर्चा की थी कृषि उत्पादों पर, तो ये इस तरीके का ये चिन्ह है, ये चिन्ह हम पहचान लेते हैं और इस चिन्ह को देखकर हम वो वस्तु जो है वो आंख बंद करके ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि अभी अपन ने देखा था इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा जो गठित संस्थाएं होती हैं, यानी सरकार ही इन वस्तुओं की गुणवत्ता को परख चुकी है। इसी प्रकार से सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्क का ये चिन्ह होता है जो स्वर्ण आभूषणों पर लगा होता है। और भी कई चिन्ह होते हैं, बहुत से चिन्ह होते हैं जो ISI के समान होते हैं। एग मार्क इसके समान और भी कई चिन्ह होते हैं, जैसे शाकाहारी और मांसाहारी भोजन, इसके लिए ये यदि शाकाहारी है वो तो इस तरीके से ग्रीन सर्कल बना हुआ होता है, और मांसाहारी है तो ये इस तरीके से रेड सर्कल भूरा चिन्ह जो है वो बना होता है। इसके अलावा और भी चिन्ह होते हैं जिनको कि हमें जानना आवश्यक है। तो मानकीकरण के अंतर्गत और भी होते हैं, जो पैकेट बंद वस्तुएं होती है उसके लिए भी होते हैं। तो ये सारी वस्तुएं जो होती हैं, इन वस्तुओं पर यदि मानकीकरण किया गया है, मानक चिन्ह लगा हुआ है, यानी उनकी गुणवत्ता की पहचान जो है वो सरकार के द्वारा की जा चुकी है। इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न देखेंगे। अच्छा, जितना भी हमने अध्याय में के अंतर्गत जो भी चैप्टर पढ़े उससे बहुत से विकल्प भी बनते हैं। यदि हम अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे तो विकल्प आपसे अपने आप बन जाएंगे। कुछ विस्तृत एनालिटिकल प्रश्न, जैसे पहला है उपभोक्ता जागरूकता का आशय उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता जागरूकता का महत्व या उपयोगिता बताइए। उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम क्या है? उपभोक्ता के शोषण से बचने के उपाय बताइए। वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरण के द्वारा बताइए। तो ये सारे प्रश्न आपसे बन जाने चाहिए और इनका आपको हल करना है। थैंक यू।